तो अगर आप 2025 में एक नया कैमरा खरीदने का प्लान कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 20+ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो एज अ चेक लिस्ट, चाहे ऑफलाइन ले रहे हो कैमरा या ऑनलाइन ले रहे हो, नो मैटर व्हाट, और खरीद सकते हो अपने लिए परफेक्ट कैमरा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कैमरा खरीदने की। क्या आपको फोटो के लिए कैमरा चाहिए या वीडियो के लिए कैमरा चाहिए या फिर दोनों ही पर्पस के लिए चाहिए, हाइब्रिड के लिए। सो अगर आप ये स्टेप क्लियर कर लेते हो तो आप इजिली 50 से 60% जो अनवांटेड कैमरा है जो आपकी शॉर्टलिस्ट में रखे हुए हैं उनको तुरंत हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो शूट के लिए कोई कैमरा चाहिए तो DSLR आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, राइट। आप बढ़ोगे फिर मिररलेस कैमरा की तरफ। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारी खुद की स्किल आइडेंटिफाई करना। क्या मैं एक बिगिनर हूँ? अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं ज़्यादातर रिलाई करूँगा ऑटो मोड पे। क्या मैं एक इंटरमीडिएट हूँ, मतलब कि मुझे मैनुअल सेटिंग्स के बारे में पता है और एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में भी मैं जानता हूँ? या क्या मैं एक एडवांस लेवल पे हूँ? एडवांस लेवल पे हूँ दैट मीन कि मैं प्रोफेशनली शूट करता हूँ और अब मैं एक कैमरा अपग्रेड की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सो ये क्लियरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका तो एंट्री लेवल कैमरा से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक एडवांस लेवल पर हो और आपके पास कोई पुराना कैमरा पड़ा है तो अब आपको बढ़ना है नेक्स्ट कैमरा की तरफ जिसके अंदर फीचर भी अच्छे खासे हों। थर्ड पॉइंट आता है कि किस तरीके की नीश है हमारी। क्या फोटोग्राफी करनी है? अगर फोटोग्राफी करनी है तो उसके अंदर कौन सी फोटोग्राफी करनी है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, ट्रैवल फोटोग्राफी करनी है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, या फिर कुछ कैजुअल मोमेंट्स, किस तरीके की फोटोग्राफी करनी है? या अगर वीडियोग्राफी करनी है तो किस तरीके की वीडियोग्राफी करनी है? तो इस तरीके की नीश आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ना आपका नीश डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके का कैमरा चाहिए होगा, राइट। क्या उसके अंदर ऑटो फोकस ज़्यादा फास्ट चाहिए या फिर लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए या फिर कैमरे का कॉम्पैक्ट साइज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो वहां पर आपके लिए मैटर करेगा कि कैमरे के अंदर बस रेट स्पीड क्या है, ऑटो फोकस कितना फास्ट है। वहीं पर अगर आप एक व्लॉगर हो तो वहां पर आपके लिए मैटर करेगा कि कैमरे के अंदर वेट कितना है, वो कॉम्पैक्ट है या नहीं, और उसके अंदर फ्लिप स्क्रीन है या नहीं। सो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर स्पेसिफिक होगे कि आपकी नीश क्या है, उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी अपना राइट डिसीजन लेने में। तो मेजरली हमारे पास दो तरीके के सेंसर साइज आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक है APS-C सेंसर साइज, जिसे हम कहते हैं क्रॉप सेंसर, और दूसरी तरफ आता है हमारा फुल फ्रेम सेंसर। तो फुल फ्रेम सेंसर जो होता है वो APS-C सेंसर से कंपैरेटिवली बड़ा होता है। दैट मीन कि इसके अंदर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। साथ में जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है वो कंपैरेटिवली APS-C से ज़्यादा नेचुरल दिखाई देता है। और अगर प्रोफेशनली कलर ग्रेड करने की बात करते हो तो फुल फ्रेम कैमरा के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दैट इज वाई जो फुल फ्रेम कैमरा होते हैं वो कंपैरेटिवली APS-C से ज़्यादा महंगे आते हैं। वहीं अगर मैं APS-C कैमरों की बात करूं तो ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, बिगिनर्स के लिए ज़्यादातर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के देते हैं। सो अगर आपको प्रोफेशनली ज़्यादा काम करना है तो वहां पर फुल फ्रेम कैमरा काम आता है, और अगर आपको कैजुअली काम करना है, व्लॉगिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, या फिर आपको कैजुअल मोमेंट्स को ज़्यादातर कैप्चर करना है, या इवन आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर, तो वहां पर APS-C बेस्ट वैल्यू रहता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने स्टार्ट किया था कैनन के 1200D से, जो कि DSLR कैमरा है, लेकिन 2020 में आई शिफ्टेड टुवर्ड्स मिररलेस कैमरा, क्योंकि मेरा जो काम है वो 70% वीडियोस का है और 30% जो है वो फोटोज़ का है। सो मिररलेस के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। मतलब आप जो एक्सपोजर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, एग्जैक्ट वही आपको सेम आउटपुट मिलेगा, चाहे वो फोटो हो या वो वीडियो हो। प्लस जो मिररलेस कैमरा होते हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, जिस वजह से उनके जो वेट होता है वो काफ़ी हल्का होता है। तो आप इसको ईजिली अपने ट्रैवल में कहीं पर भी ले जा सकते हो, इवन आप प्रोफेशनली या पर्सनली भी कहीं पे शूट करने जा रहे हो। प्लस मिररलेस के अंदर आपको बेटर आई ऑटो फोकस, बेटर वीडियो कोडेक्स देखने को मिलते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ इन्हें DSLR से। और देखो, आज की डेट में ना मैं यही कहूँगा कि DSLR उतने रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं मिररलेस कैमरा में, क्योंकि अब जो है फ्यूचर मिररलेस के अंदर है, क्योंकि AI वगैरह भी आ चुका है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी है, वीडियो से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो वहाँ पर आप DSLR ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई वीडियो के ज़्यादा स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छे हों, वीडियो के कोडेक्स ज़्यादा अच्छे हों, फीचर्स ज़्यादा मिले, तो वहाँ पर आप मिररलेस की तरफ जाएँ। और अगर दोनों ही काम करने हैं, हाइब्रिड अगर आप करना चाहते हो, तो आई सजेस्ट कि मिररलेस की तरफ रहना। 70-30% अगर आपका मेरी तरह काम है तो। बहुत लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होते हैं हमारे कैमरा के अंदर, उतनी ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है।
लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कैमरा है सेम सेंसर साइज के, एक का मेगापिक्सल है 20 और दूसरे का है 50। तो जो 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसके पिक्सल्स बड़े होंगे और जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके पिक्सल्स छोटे होंगे। दैट मीन जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके अंदर पिक्सल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कम होंगे और जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा होगी हमारी पिक्सल्स की। अब इससे डिफरेंस क्या आता है कि मान लो अगर आपको फोटो को अपनी क्रॉप करना है तब वहां पर जो हमारा हायर मेगापिक्सल है वो काम आ जाता है हमारे। दूसरा फर्क तब आता है जब आपको किसी फोटो को प्रिंट करवाना होता है। मान लो आपको कोई पोस्टर छपवाना है या बिल बोर्ड बनवाना है या इवन वेडिंग्स में एल्बम बना के देनी होती है, तब वहां पर काम आता है हायर मेगापिक्सल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। अब देखो फोटोग्राफी में तो ज्यादा से ज्यादा पिक्सल अगर होंगे तो आपको अगर प्रिंट निकालना है तो काफी यूजफुल रहता है हायर मेगापिक्सल। बट बात करूं अगर वीडियो के फॉर्मेट में तो वीडियो में उल्टा हो जाता है। अगर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और अगर आप उस पॉइंट पर ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा ले लेते हो तो वहाँ पर आपको नॉइज़ ज़्यादा दिखने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं और वो दिखने लग जाते हैं आंखों को। तो इन दैट केस अगर आप 20 या 24 मेगापिक्सल का कैमरा ले लेते हो फॉर वीडियोग्राफी तो काफ़ी यूजफुल हो जाता है आपके लिए उतना मेगापिक्सल। उससे हायर जाओगे तो नॉइज़ दिखने लग जाता है। सो इफ अगर आपको 4K में रिकॉर्डिंग करनी है अपनी वीडियोस की तो वहाँ पर आपका 8 मेगापिक्सल से भी सेम आउटपुट आएगा जो आपका 20 या 24 या 60 मेगापिक्सल में आना है, क्योंकि 4K वीडियोस के वक्त में इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है आपका सेंसर साइज ना कि मेगापिक्सल। तो मेगापिक्सल के चक्कर में आप अपने पैसों को वेस्ट ना करें। इसका सिंपल सा मतलब है एक कैमरा एक ही शॉट में कितना ब्राइट और कितना डार्क साइड की डिटेलिंग को कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक फोटो लेते हो, ऊपर जो आपका स्काई है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है और नीचे जो आपकी फोटो है वो काफी डार्क है। सो अगर आपके कैमरे का डायनेमिक रेंज वीक है तो आपका जो स्काई एरिया है यानी कि जो ब्राइट एरिया है वो एकदम वाइट हो जाएगा, या फिर आपका जो शेडो वाला एरिया है डार्क साइड वाला वो एकदम डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर कैमरे का डायनेमिक रेंज स्ट्रॉन्ग है तो आपके दोनों एरियाज यानी कि ब्राइट साइड और डार्क साइड दोनों ही इक्वली अच्छे से डिटेलिंग के साथ कैप्चर हो पाएंगे। सो बजट कैमराज के अंदर 8 से लेकर 10 स्टॉप तक डायनेमिक रेंज मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज की तो वहां पर आपको 14 स्टॉप डायनेमिक रेंज देखने को मिलता है। सो जितना ज्यादा आपके कैमरे के अंदर डायनेमिक रेंज होगा उतनी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फोटोज या वीडियोस को एडिट करते वक्त। जब आप उसकी कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्ट कर रहे होगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो डिटेल्स है उसको प्रिजर्व कर पाओगे। सो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, जैसे कि आपके वीडियो के अंदर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, आपका फ्रेम रेट क्या होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट वीडियो का रेजोल्यूशन तो एटलीस्ट इन 2025 एटलीस्ट आपका कैमरा 4K कैपेबल हो शूट करने के। अगर 4K वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है कैमरा तो ऑनेस्टली उसको अपनी शॉर्टलिस्ट से निकाल दो। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रेम रेट पर सेकंड। तो अगर मान लो एक कैमरा 4K 30 FPS पे शूट कर सकता है और दूसरा कैमरा 4K 60 FPS पे शूट कर सकता है तो नेचुरली 4K 60 FPS बेटर है। ज़्यादा फ्रेम रेट होने से होता क्या है कि आपको स्लो मोशन अपनी फुटेज को अगर करने का मन करता है तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो जब भी आप दो कैमरे को कंपैरिजन कर रहे हो तो सिर्फ 4K देखकर खुश ना हो, उसके अंदर कितने FPS हैं वो भी ज़रूर देखो। अब होता क्या है जब भी हम हैंडल्ड शूट करते हैं, इधर वो फोटोज हो या वीडियोज हो, तो कई बार जो हमारी फुटेज है वो आती है शेकी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि हमारे कैमरा के अंदर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है या नहीं, हमारे लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन है या नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अवॉइडेबल हो जाती हैं। लेकिन सच बोलूँ एज अ प्रोफेशनल तो अगर आप अपने क्लाइंट को एक शेकी फुटेज डिलीवर करोगे तो सोचो कैसा लगेगा। और इवन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपकी जो वीडियो है उसको देखकर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, फुटेज शेकी लग रही है, तो सोचो कैसा लगेगा। सो उससे बचने के लिए आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपके कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन है या नहीं। अब बात करेंगे वीडियो के कलर प्रोफाइल्स की। तो आजकल जो 50 से 70 हज़ार रुपए के कैमरा आते हैं उनके अंदर एक फीचर दिया जाता है लॉक प्रोफाइल का। सो लॉक प्रोफाइल से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है अपने कैमरा के अंदर, प्लस जब आप अपनी फुटेज पे कलर ग्रेडिंग करते हो तो वहां पर आपको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बिकॉज ऑफ द लॉक प्रोफाइल। और हाई एंड कैमरास के अंदर आपको रॉ वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप कैमरा में रॉ वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो विद द मैक्सिमम डिटेल्स। और इसी के अंदर एक और फैक्टर आता है बिटरेट और कलर डेप्थ का। सो जितना ज़्यादा आपका बिटरेट होता है उतनी ज़्यादा डिटेलिंग कैप्चर कर पाता है आपका कैमरा, और हायर कलर डेप्थ होने से यानी कि 10 बिट या 12 बिट होने से आपका जो कैमरा है वो ज़्यादा स्मूथ कलर्स देता है, यानी कि बेटर स्किन टोन्स देता है। तो अगर आपको प्रोफेशनली वीडियो का काम करना है तो वहाँ पर आपको चाहिए एक ऐसा कैमरा जो ज़्यादा से ज़्यादा बिटरेट पे शूट कर सके, अच्छे कलर डेप्थ हो उसके अंदर, और लॉक प्रोफाइल्स जरूर होने चाहिए।
सो इन 2025 AI बेस्ड ऑटो फोकस सिस्टम काफ़ी एडवांस हो चुका है। इवन आई ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग, ह्यूमन ट्रैकिंग एंड इवन एनिमल ट्रैकिंग काफ़ी एडवांस हो चुका है। इसका बेनिफिट क्या है? सपोज आप अपने यूट्यूब वीडियो को शूट कर रहे हो और एक बार आपने अपने फोकस को लॉक कर दिया, उसके बाद आप जितना मर्जी भी मूव हो जाओ, कैमरा आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहेगा। आपको बार बार मैनुअली फोकस को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम फॉर फोटोग्राफी, स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ, इवन वेडिंग्स एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आपको अच्छे ऑटो फोकस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। दैट मीन कि अगर आपके पास एक अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम होगा तो आप इंपॉर्टेंट मोमेंट मिस नहीं करोगे। तो अक्सर होता क्या है कि अच्छी लाइटिंग में तो कैमरा परफेक्टली फोकस करके दे देता है, लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है, इंडोर शूट, वेडिंग स्टेज या फिर नाइट स्ट्रीट फोटोग्राफी, तब वहाँ पर जो है कैमरा काफ़ी हंट करता है फोकस करने में। इसीलिए मेरा सजेशन है कि हर शॉर्टलिस्ट कैमरा को एक बार लो लाइट में जरूर टेस्ट करो। अगर चैलेंजिंग कंडीशंस में भी कैमरा फास्ट एंड एक्यूरेट ऑटो फोकस कर पा रहा है तो वो आपके लिए सही कैमरा रहेगा। एक और चीज़ जो हाईलाइट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा DSLR का समय था, उस वक्त पे ऑटो फोकस पॉइंट्स काफ़ी कम होते थे। एग्जांपल 9, 11, 15 पॉइंट्स ही कैमरा के अंदर दिए जाते थे फॉर ऑटो फोकस। दैट मीन कि फ्रेम का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ही काम कर पाता था ऑटो फोकस के लिए। लेकिन मिररलेस कैमरा के बाद सीन पूरा चेंज हो गया। आज के टाइम पर ऑलमोस्ट फुल फ्रेम पर आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सो जब भी आप नया कैमरा लो, एक बार टेस्ट करके जरूर देखना कि आपको कितना वाइड ऑटो फोकस कवरेज मिल रहा है। अब आप कैमरा बॉडी तो इजीली खरीद लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का गेम होता है लेंसेज का। और यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहला है कंपैटिबिलिटी। अगर जो आप किसी DSLR से मिररलेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो चेक करो कि आपके जो DSLR के लेंसेज हैं वो अडेप्टर के थ्रू आपके मिररलेस कैमरा में लग पाएंगे या नहीं। एग्जाम्पल के लिए कैनन के जो EF माउंट के लेंसेज होते हैं जो कि DSLR के लिए बनाए गए थे, उन्हें RF माउंट्स पर भी लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर। सेम इन द केस ऑफ निकॉन एंड सेम इन द केस ऑफ सोनी। दूसरा पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके प्रिफर्ड ब्रांड के अंदर आपकी नीश के अकॉर्डिंग कितने लेंसेज अवेलेबल हैं। पोर्ट्रेट, वाइड, मैक्रोस, टेलीफोटो लेंसेज ईजिली अवेलेबल है या नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके जो नेटिव लेंसेज होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ पर आपके जो थर्ड पार्टी लेंसेज होते हैं वो आपके काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली बन जाते हैं। जैसे टैमरॉन, सिग्मा, सैमयंग, ये सब एक थर्ड पार्टी लेंसेज हैं जो कि कंपेरेटिवली नेटिव लेंसेज से सस्ते लेंसेज बनाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसे आपको जरूर चेक करना है बिफोर परचेजिंग एनी कैमरा। आप कैमरा खरीदते वक्त सिर्फ कैमरे के स्पेक्स मत देखो, उसका फील भी एक बार जरूर चेक करो। लेकिन अगर आपका ज़्यादा शूट ट्राइपॉड और गिम्बल से होता है तब वहाँ पर आपके लिए हैवी वेट कैमरा भी मैनेजेबल हो सकते हैं। और एक पर्सनल टिप ये है कि भाई एक बार कैमरे की जो ग्रिप है उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर जो कैमरे की ग्रिप फ्लैट होगी तो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा देर आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे, आपके जो हाथ है वो दर्द करने लगते हैं। डीप ग्रिप अगर कैमरे की होगी तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगी हैवी लेंसेज लगाने के लिए। अगर जो आप ज़्यादातर आउटडोर में शूट करते हो, रेन, डस्ट, ह्यूमिडिटी, ये सब आपको झेलना पड़ता है, तब वहाँ पर वेदर सील्ड बॉडी होना ज़रूरी हो जाता है। एंट्री लेवल कैमरास में ये वाला फीचर नहीं होता, लेकिन मिड टू हाई एंड जो कैमरास होते हैं उसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंट और रग्ड बॉडी मिल जाती है। सो कैमरा खरीदने से पहले बिल्ड क्वालिटी का जरूर ध्यान रखें। अगर आप जो इंडोर शूट करते हो तो बेसिक बिल्ड से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो वेदर सील होना बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो DSLR की बॉडी एक बार चार्ज होने पर 800 शॉट्स से लेकर 1000 शॉट्स तक निकाल के दे देती थी, लेकिन वहीं पर अगर मैं मिररलेस की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, बिकॉज मिररलेस कैमरा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर ज़्यादा यूज होता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, या तो मिररलेस कैमरा के लिए आप एटलीस्ट 2 से 3 स्पेयर बैटरी रखो, या फिर आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पावर है तो वहाँ पर आप एक DSLR का यूज़ करो। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी, जहां पर मैं 2025 के टाइम पर मानता हूं कि एटलीस्ट ये 2 फीचर तो होने ही चाहिए। पहला है वाईफाई एंड ब्लूटूथ। इफ अगर आपको अपने फोटो या किसी डेटा को इंस्टेंटली ट्रांसफर करना हो अपने मोबाइल पर तो आप एटलीस्ट कर पाओ, और अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है अपने कैमरे को तो आप कर पाओ। दूसरा पॉइंट आता है इसी के अंदर हमारा USB-C कनेक्टिविटी, ताकि अगर अर्जेंट समय पर आपको पावर बैंक से अपने कैमरे को चार्ज करना पड़े तो आप कर पाओ। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि आपके आसपास में सर्विस सेंटर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि अगर कुछ खराबी आती है तो बहुत दूर ना जाना पड़े, अवेलेबल हो सर्विस वहाँ पर, एक्सेसरीज अवेलेबल हो, इवन लेंस का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी वाइड हो। तो इस पॉइंट को भी ज़रूर ख्याल रखें।
देखो स्पेक्स अलग चीज़ है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कैमरा कैसा परफॉर्म करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये सिर्फ सैंपल फोटोज और वीडियो देखकर ही समझा जा सकता है। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देख सकते हो उस कैमरा से रिलेटेड वो देखो और रॉ फुटेजेस जरूर चेक करो। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बिफोर परचेजिंग एनी न्यू कैमरा फॉर योरसेल्फ। स्टिल अगर आप चाहते हो मैं प्राइस वाइज डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं अंडर 50 के बेस्ट कैमराज की, या फिर अंडर 70 के, या फिर 1 लाख रुपीज़ की, तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई किस तरीके से अपने लिए एक बेटर कैमरा खरीदा जा सके। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सुमित ठक्कर साइनिंग ऑफ।